नमस्कार। हम तो सवाल पूछेंगे। इस वक्त पूरे देश में आंदोलन का दौर चल रहा है। सबसे पहले जंतर मंतर पर तिलचट्टों का आंदोलन हुआ, उसके बाद झारखंड में छात्रों ने आंदोलन किया, बिहार में भी इस वक्त आंदोलन चल रहा है और जंतर मंतर पर कल रात से एक आंदोलन शुरू हो गया है। जी हां, 21 अगस्त से एक आंदोलन की शुरुआत हुई है, आरक्षण हटाओ आंदोलन। हालांकि इसमें मांग की जा रही है कि आरक्षण की समीक्षा हो, यूजीसी कानून जो सरकार लेकर के आई थी उस पर पूरी तरह से रोक लग जाए और सवर्ण समाज के लोग बड़ी संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे, इस कानून का विरोध किया और सरकार से आरक्षण पर समीक्षा की भी मांग कर दी। इस दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन दिल्ली पुलिस फिर सवालों के घेरे में घिर गई क्योंकि कुछ लोगों के साथ जबरदस्ती की गई, उनको हिरासत में भी लिया गया और उसके बाद बहुत ज्यादा बवाल भी हुआ। हालांकि अच्छी खासी संख्या में हजारों हजार की तादाद में सवर्ण समाज के लोग, सवर्ण समाज के युवा पहुंचे और अपनी मांगों को रखा और यह भी बताया कि एक तरफ अराजकता वाला आंदोलन था जहां देश के पीएम को मां बहन की गालियां दे रहे थे लोग, और एक ये भी आंदोलन है जहां शांतिपूर्ण तरीके से सवर्ण समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। या फिर झारखंड का ही उदाहरण ले लीजिए, वहां भी बहुत ही शानदार आंदोलन हुआ है। या फिर बिहार के गर्दनी बाग में जो आंदोलन चल रहा है। ऐसे में अब सबकी निगाहें टिक गई है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां आरक्षण हटाओ आंदोलन को लेकर चर्चा न सिर्फ तेजी से हो रही है बल्कि बड़ी संख्या में लोग अब इसके समर्थन में भी आ गए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि हमारे देश में आरक्षण फिलहाल जो उसकी प्रक्रिया चल रही है उसमें 27% आरक्षण ओबीसी समाज को दिया जाता है, 15% आरक्षण एससी समाज को मिलता है, 7.5% एसटी समाज को मिलता है, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलाकर यह लगभग 22.5 होता है और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलता है। कुल मिलाकर करीब 60%, 59.5-60%। लेकिन इस पर बहुत सारे बवाल हो रहे हैं क्योंकि जो आरक्षण के विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि आरक्षण का लाभ जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा है बल्कि कुछ खास लोग ही इसका लाभ पा रहे हैं। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लेकर भी बहुत सारे सवाल हो रहे हैं और उसमें ही यह खुलासा हुआ है जिसके आधार पर अब बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि रोहिणी आयोग की सिफारिशों को सरकार को लागू करना चाहिए। तो मैं आपको पहले कुछ फैक्ट बताता हूं, फिर इस मुद्दे पर डिबेट शुरू करेंगे। रोहिणी आयोग ने बड़ा खुलासा किया कि केंद्रीय ओबीसी सूची की 983 जातियों को, यानी लगभग 37% जातियों को सरकारी नौकरी और केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में आज तक 0% आरक्षण मिला है, यानी 37% जातियों को आरक्षण का लाभ मिला ही नहीं है। इसके अलावा 97% लाभ पर कुछ जातियों का कब्जा है। ये जो बड़े खुलासे हुए वो आपको मैं बता रहा हूं। ओबीसी के कुल 27% आरक्षण पर 97% हिस्सा केवल 25% रसूखदार जातियों के पास है, यानी जो निचले तबके के लोग हैं असल में वो आरक्षण का लाभ नहीं पा रहे हैं, बाकी जातियों का हाथ खाली रह जा रहा है इससे। इसके अलावा 994 जातियों को नगण्य हिस्सेदारी मिल रही है, यानी उनको बिल्कुल भी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। ओबीसी की 994 उपजातियों की कुल हिस्सेदारी केंद्रीय आरक्षण के लाभ में मात्र 2.5% है। इसके अलावा ये आबादी के अनुपात में बेहद कम है, इसलिए इनको नेता भी नेगलेक्ट करते हैं। एससी एसटी वर्ग में भी भारी असमानता देखने को मिलती है। प्रदेश के आंकड़ों और दावों के मुताबिक अनुसूचित जाति एससी और एसटी की कुल जातियों में सिर्फ 1 या फिर 2% अग्रणी जातियों को ही आरक्षण का लाभ मिल पाता है, यानी एससी एसटी समाज की 90% जातियां आरक्षण का लाभ नहीं ले पाती हैं। इसलिए क्रीमी लेयर को लेकर बात चल रही थी कि जिस परिवार से एक व्यक्ति आईएएस बन गया, एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी लग गई, उसको छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा रोहिणी आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग पूरे देश में हो रही है और आप यकीन मानिए अगर रोहिणी आयोग की सिफारिशें लागू होंगी तब पहली बार 1900 जातियों को भारत में आरक्षण मिलेगा। यानी सोचिए इस आरक्षण के नाम पर कैसे बहुत सारी जातियां पीछे छूट गई है जो असली हकदार हैं आरक्षण के, और इस पर ही पूरे देश में बवाल मच रहा है। कोटे का बंटवारा, ये बातें चल रही है कि रोहिणी आयोग की सिफारिशें होंगी तब ऐसा हो पाएगा। 27% आरक्षण जो ओबीसी जातियों को मिल रहा है उसमें 4 श्रेणियों में बांटा जाएगा, 2%, 6, 9 और 10%। और फिर लोग पूछ रहे हैं अगर यही स्थिति रहे तो कैसे भारत विकसित बनेगा। तो आरक्षण पर जो महाबवाल चल रहा है आज हम उसी पर डिबेट करेंगे। ऐसे में आज के डिबेट का सवाल,
आरक्षण पर घमासान, कैसे होगा वंचितों का सम्मान, और जंतर मंतर पर सवर्णों का आंदोलन, यूजीसी होगा वापस। चर्चा में मेरे साथ लोजपा रामविलास से संगीता तिवारी जी, कांग्रेस से रोशन सिंह जी, जन स्वराज से संजय ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत संगीता जी आपके साथ ही करना चाहूंगा। बीजेपी सरकार पर बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं कि यूजीसी आपने कानून लाया और अब पूरे देश में आपको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बांकीपुर का उपचुनाव आप हार गए और पूरे देश में अब सरकार के खिलाफ एक माहौल बनता जा रहा है। क्या सरकार अब यूजीसी को वापस लेगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे लगा ही दिया है और सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया है कि हम इस पर फिर से विचार कर रहे हैं। तो आज चूंकि हम लोग सावन का महोत्सव मना रहे हैं, मैं ज्यादा समय आपको नहीं दे पाऊंगी, क्षमा चाहूंगी आप लोगों से। लेकिन जो चल रहा है और जो अंतर्राष्ट्रीय लोग जमा हुए हैं, मैं सरकार से एक ही मांग करना चाहूंगी। हमारे नेता राष्ट्रीय चिराग पासवान जी ने इस मांग को रखा, अगर आरक्षण देना है तो आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर देना चाहिए, क्योंकि आर्थिक हर जात में गरीब और अमीर है। पूरे देश की बात अगर करेंगे तो देश में दो ही, गरीबी और अमीरी। तो जो गरीब लोग हैं वो हर एक जाति में पाए जाते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो SC/ST हो, हर एक जात में गरीब लोग पाए जाते हैं। आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण मिलता है तो हमें लग रहा है कि इससे पूरे देश का भला होगा और देश को आगे बढ़ने में, राष्ट्र को आगे बढ़ने में हमें सहायता मिलेगा। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, शायद इसलिए आप ये बात कह रही हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि बाद में लोग आप पर सवाल उठाएंगे कि इनके नाम के आगे तिवारी लगा हुआ है, इसलिए ये आरक्षण का विरोध कर रही हैं, जबकि आप लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव हैं, बड़े पद पर हैं। जी नहीं, मैं इस बात का खंडन करती हूँ। जो देश में चल रहा है, आप देख रहे हैं कि आए दिन देश के हित में, कहीं से ये अच्छी बात नहीं है कि आए दिन देश में आंदोलन चल रहा है, चाहे वो आंदोलन किसी भी रूप में हो, लेकिन वो आंदोलन लगातार जंतर मंतर पर हमारा चल रहा है, जो राष्ट्र हित में कहीं सही नहीं है। तो इसलिए मैं अपने सरकार से मांग करूंगी, चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने भी कहा है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। ठीक है, रोशन जी आपके पास आता हूं। ये जो आंदोलन जंतर मंतर पर चल रहा है, भारी संख्या में लोग वहां पर कल पहुंचे, पुलिस ने कुछ को हिरासत में भी लिया, लेकिन अब पूरे देश में यह मांग उठने लगी है कि आरक्षण पर समीक्षा हो। भले ही सवर्ण समाज की ओर से इस मांग को ज्यादातर बढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है आरक्षण पर समीक्षा होनी चाहिए? क्या सवर्ण समाज के लोग जो मांग कर रहे हैं वो जायज है? जब बातें आरक्षण पर आती है, कल तो बड़ा शॉर्ट में आपने 10 सेकेंड की बातें कही थी, तो 10 सेकेंड में बोला क्या जा सकता है। हम एक बात उस पर बहुत अच्छे ढंग से आपको कहेंगे, जब तक देश में समीक्षा के पहले, जब तक देश में जाति जनगणना, आर्थिक जनगणना, जो देश स्तर पे जब तक ये पता नहीं चल जाएगा कि हम कहाँ हैं, किस पोजीशन में हैं, कौन सी जातियां सबसे ज्यादा बीजेपी जो मामला को जो उलझा रही है, ये जो आपने कहा कि बहुत से लोगों को आज भी आरक्षण नहीं मिल रहा है, ये रोहिणी आयोग का रिपोर्ट है। यही चीज मैं कल भी बोलना चाह रहा था। हमारा मांग, देखिए, कोई काम तब होगा जब उसका अगला स्टेज पूरा होगा। जब तक देश में जो है जातीय जनगणना जो है होती नहीं है और उसमें ये नहीं पता चलता है कि खड़ा कहाँ है, तब तो आईना पता चलेगा। रोशन जी, कौन आदमी, ये बातें छोड़िए ना, अभी ये इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। जाति जनगणना होगी जो होगी, अभी जो मुद्दा है उस पर बात करिए ना। राहुल गांधी ने अभी तक एक ट्वीट तक नहीं किया है। बीजेपी को छोड़ दीजिए, एनडीए को छोड़ दीजिए, विपक्षी पार्टियां भी यूजीसी रोल बैक के समर्थन में नजर नहीं आ रही हैं। नहीं, दूसरा बात बोल रहे हैं। अभी हम आपको फिर से एक बार इसको, आप लगता है कि ये बातें नहीं, वो धरना जो दे रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, मांग करना अच्छी बात है, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आर्थिक आधार पर जो होनी चाहिए। ये बहुत लोग भाषण में बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, ये वोट बैंक का सवाल कोई लोग समझते हैं। ये कांग्रेस पार्टी
का इस पे ये कहना नहीं है, दोनों का बात अपने आप हो जाएगा। जो आज धरना दे रहे हैं वो केवल धरना देने से सरकार उससे कुछ ऐसा नहीं है कि ये मिटा देगा और ये लिख देगा। जब तक सरकार के आगे रिपोर्ट नहीं रहेगी, जब तक जनगणना का रिपोर्ट नहीं आएगा। रोशन जी, आप बार बार रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, आप मेरे सवाल को घुमाइए मत। मैं कह रहा हूं कि नैतिक समर्थन ही दे दीजिए अगर आप चाहते हैं वाकई में। अगर आपको लगता है कि सवर्णों का भी वोट चाहिए, आपको सवर्णों की भी बात आप करते हैं, तो एक बयान देने में क्या दिक्कत है? नहीं, नैतिक समर्थन ये आखिर ये बात है, यही तो नैतिक समर्थन। तो हम इस पे राहुल जी का लगता है अपने भाषण उसको कोट नहीं अब कर रहे हैं। राहुल जी ने जो कहा है इस पे, इसको बड़ा ध्यान से सुनिए। उनका कहना है कि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आप इस पे उन्होंने एक ऐसा, इसमें ना सवर्ण अछूता है, ना वो कास्ट अछूता है जो आज तक आरक्षण से वंचित है, ना वो गरीब अछूता है जो आज तक उसको जो है मौका नहीं मिल पाता है। आप इसको प्रैक्टिकल रूप से जो है ये मांग वही कर रहे हैं जो बातें आपको दिख नहीं रही है। यानी मेरिट की बात नहीं होगी, यानी रोशन जी मेरिट की बात नहीं होगी, जिसकी ज्यादा हिस्सेदारी होगी वो ज्यादा आरक्षण लेगा, यही? नहीं, मेरिट की बात आप दूसरा बात, मेरिट की बात आप मत कहिए। आप उसमें जो है गरीबी और अमीरी की बात करिए। आरक्षण की बात जब आएगी तो गरीबी, आरक्षण के लायक कौन है? हाँ, ये केवल सवर्ण ही लायक है, केवल अति पिछड़ा ही लायक है, केवल अति दलित ही लायक है। ये कौन लायक है तब पता चलेगा। आप इसको, हम लोग जो कह रहे हैं कि सवर्ण समाज के लोग चले गए या कल दलित समाज के लोग चले जाएं, कल वो फलना समाज के लोग, तो आपको लगता है रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को सरकार को लागू करना चाहिए? हाँ, ये बात है कि रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट है, ठीक है रोशन, वो रिपोर्ट बहुत अहम है। ठीक है, ओके। संजय जी के पास आता हूं। संजय जी, जनसुराज का क्या स्टैंड है आरक्षण को लेकर? जनसुराज का स्टैंड बहुत साफ है, स्पष्ट है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बार बार कहा है कि आप 100% भी आरक्षण किसी को दे दीजिएगा और उसको शिक्षा नहीं दीजिएगा तो आरक्षण लेकर चटनी बना के चाटेगा कोई? तो शिक्षा का स्तर इतना घटिया हो चुका है, आम आदमी पढ़ नहीं पा रहा है, गरीब के बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। तो पहले तो सरकार को इसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। 75 बरस आजादी, 80 बरस आजादी के हो गए, बच्चे अभी दलित समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, दबे कुचले समाज के लोग क्यों शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं? इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि सरकार, लोक कल्याणकारी सरकार, लोक कल्याण की बात ही नहीं कर रही है। चाहे वो जिसकी भी सरकारें रही हो 80 वर्षों के दरमियान, सबने शिक्षा को कमजोर करने का काम किया है। तो आरक्षण आप 100% दे दीजिए, आप पढ़ाई नहीं करिए, मैट्रिक पास नहीं करे, ISC BSc नहीं करे तो कोई क्या नौकरी लेगा? इसलिए, और जो UGC है, UGC तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर सवाल है। इसकी नीयत ही है समाज के हिंदुओं को टुकड़ों में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना। जिस तरह से अंग्रेज डिवाइड एंड रूल को फॉलो करता था, ठीक उसी तरह से चूंकि अंग्रेज के सबसे बड़े चमचे सावरकर जैसे सरीखे लोग और संघ परिवार रहा है, हिंदू महासभा रहा है। संजय जी, तो ये जो सावरकर को यहाँ मत लाइए। फिर सावरकर ने जो किया है देश के लिए वो अपने आप में बहुत बड़ा है। फिर जनसुराज पार्टी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। कुछ नहीं, वो झूठ दिखलाया जाता है, उसको पढ़िएगा तो समझ में आएगा। नहीं, इस मुद्दे पर तो मैं आपसे कभी झूठी बातें प्रचार की जाती है। नहीं, मेरा ये कहना है सुनिए ना कि जिस संघ और हिंदू महासभा परिवार की उपज है ये लोग, सावरकर अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है और सावरकर ने जो कर दिया है अभी इसीलिए बहुत समय लगेगा। नवेंदु बाबू, इसीलिए 7 बार अंग्रेजों से माफी मांगे हैं। नहीं, छोड़िए उनकी, अरे अंग्रेजों से महात्मा गांधी ने माफी मांगी, अंग्रेजों से महात्मा गांधी ने माफी मांगी। कराइएगा आप, नहीं, उस विषय पर डिबेट कराइएगा, हम आपके साथ रहेंगे। ये मुद्दा बिल्कुल नहीं है और मैं इस बात को कभी अपने डिबेट में स्वीकार नहीं करूंगा। वीर सावरकर हमारे लिए बहुत ही सम्मानित हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, इसलिए आप प्लीज टॉपिक पे आइए।
नहीं नहीं, टॉपिक पर ही आ रहा हूँ। यूसी के वंशज है नरेंद्र मोदी जी, इसलिए इनसे गलत काम होगा ही, देश तोड़ने का ही काम ये लोग करेंगे। यूजीसी की कोई आवश्यकता नहीं थी, न कहीं से डिमांड था। जबरन भारत में एक समस्या पैदा करने का काम इन लोगों ने किया है। इसके पहले भी कानून है बना हुआ, हर विद्यालय में, हर महाविद्यालय में, हर इंस्टीट्यूशंस में वो कानून एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर उसमें रद्दो बदल करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए सरकार को तुरंत निर्णय लेना चाहिए। संजय जी, ठीक है, आपकी बात अपनी जगह पे हो सकती है, आपकी अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन वीर सावरकर को इस तरीके से नीचा दिखाना, हो सकता है कि आपको इसका बड़े पैमाने पर खामियाजा भुगतना पड़ जाए, क्योंकि अभी तो बिहार में जनस्वराज की शुरुआत ही हुई है, अभी आपको बहुत लंबा सफर तय करना है। मैं अरुणेश जी से जवाब लूंगा, क्योंकि वीर सावरकर ऐसे व्यक्ति थे जिनके फैन विपक्षी पार्टियों के भी हुआ करते थे, कांग्रेस से लेकर तमाम पार्टियों में। आज चलिए हम आरक्षण पर बात कर रहे हैं तो इस तक ही सीमित रहते हैं। अरुणेश जी, यूजीसी रोल बैक पर जो भीड़ नजर आई जंतर मंतर पर, और सवर्ण समाज ने भी एकजुटता दिखाई है, तो आपको क्या लग रहा है कि यूजीसी वापस सरकार लेगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार का बयान कल ही आया है कि हम इस पर फिर से विचार कर रहे हैं। तो क्या इस आंदोलन का असर भी अब सरकार को नजर आने लगा है? क्योंकि बांकीपुर में बीजेपी हारी है, यहां भी आपने बहुत बार आपने भी जिक्र किया था कि भरत तिवारी का मुद्दा हो, उसके अलावा यूजीसी का मुद्दा हो, उसने इंपैक्ट किया है। आगे उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है उसके मुताबिक सवर्ण भी पूरे देश में बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूपी में तो 20% से ज्यादा है, जिसमें 14% तो ब्राह्मण ही है। ऐसे में क्या बीजेपी को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि अब हमें यूजीसी पर वापस अपने कदम खींचने पड़ेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा सियासी नुकसान होगा? देश की जो जनता है 140 से 145 करोड़, हर कोई इम्पोर्टेंट है। ये मैटर नहीं करता है कि केवल 40-42% सवर्ण इम्पोर्टेंट है या जो SC/ST के लोग हैं या वर्ग है सब इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं। हर एक व्यक्ति जो इस देश में रहता है, जो इस देश का है, सरकार को उनकी चिंता करनी चाहिए। यूजीसी के मुद्दा मैं हमेशा से कोट करता रहा हूँ, ये वास्तव में सरकार को एक तरीके से अपने कदम पीछे खींचने ही पड़ेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचा है, क्योंकि यूजीसी ने ऐसे नियम क्यों बनाए हैं जिसका इतने व्यापक लेवल पर विरोध हो रहा है। और बीजेपी की, चाहे यूपी में योगी की सरकार हो या केंद्र में मोदी की सरकार हो, इनको आत्म मंथन करने की बेहद जरूरत है। ब्राह्मण वर्ग का जो वोट बीजेपी का माना जाता रहा है, परंपरागत तौर पर ये माना जाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सवर्णों की पार्टी है, और सवर्णों का वोट तो उनको मिलता ही रहेगा। अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप सवर्ण विरोधी पॉलिसी बनाएंगे, चाहे यूजीसी के जरिए बनाएं या फिर दूसरी संस्थाओं के जरिए, या फिर आप सवर्णों को उतना सम्मान नहीं देंगे जितना आप बाकी लोगों को देंगे, तो ये सब जो है गलत नीतियां हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को, जैसा कि मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि 140 या 45 करोड़ की जो हमारी जनता है, उन जनता के लिए सरकार को काम करना है, किसी एक सवर्ण की, एक यादव के लिए काम नहीं करना है। और एक बात आरक्षण पे अभी चर्चा हो रही है, इसीलिए मैं आपको बता दूं, आरक्षण बहुत संवेदनशील मसला है, इसको सियासी औजार नहीं बनाना चाहिए। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या जितनी भी दूसरी पार्टियां हैं, मायावती जी का भी स्टेटमेंट आया है, अखिलेश यादव भी बोलते रहते हैं, अरे भाई आरक्षण के असली महत्व को समझिए, असली मुद्दे को समझिए। ये तरीका नहीं है कि आप भी हमेशा मेरिट की बात न करके आप सिर्फ इसलिए बात करें कि जिसकी इतनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 में से 80% जो है, इसी जो 80-20 का मसला देते हैं कि 80% ही उनको वोट देता है, तो आप 80% को ध्यान देंगे? अरे भैया, उसमें से जो व्यक्ति सक्षम है, जो व्यक्ति की जरूरत जिसको नहीं है आरक्षण की, आपको एक बहुत ही छोटा एग्जांपल देता हूं। अभी एक सब्सिडी वाला मामला था, गैस में भारत सरकार सब्सिडी देती थी एलपीजी में, और एक बार केवल मोदी जी ने यह अपील की कि भाई जो मध्यम वर्ग है वो सब्सिडी ना ले, इससे सरकार का काफी पैसा बचेगा, तो वो दूसरे जन कल्याण के काम में आएगा। लोगों ने उनकी उस बात को माना, सब्सिडी छोड़ दिया। तो क्या इसी तरीके से सरकार ये नहीं कह सकती है कि जो क्रीमी लेयर के वर्ग के लोग हैं, चाहे वो ओबीसी का हो, SC/ST का हो, या
किसी भी वर्ग का हो, अगर वो एक जो है अच्छी जगह पढ़ाई कर चुका है, अच्छी जगह सर्विस उसको मिल चुकी है, तो वो अपने बच्चे को आरक्षण का लाभ क्यों दे? उनको तो स्वेच्छा से हट जाना चाहिए। ठीक है सर, आपके ही जवाब से, प्लीज आपके ही जवाब से मेरे पास सवाल है, आपसे जवाब लेना जरूरी हो जाता है। रोहिणी आयोग का जो खुलासा हुआ था उसके मुताबिक 983 जातियां हैं, लगभग 37% जिनको आज तक आरक्षण मिला ही नहीं है। इसके अलावा 97% लाभ जो है वो चंद जातियों पर है, मतलब 97% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा लेती हैं और उनका तो विकास हो जा रहा है, लेकिन आप 97% मतलब आरक्षण पर चंद जातियों का कब्जा जो एकदम कम है, जिनकी हिस्सेदारी 10% से कम है, वो 97% आरक्षण ले लेते हैं। 994 उप जातियां हैं ओबीसी की, उनको केवल 2% आरक्षण मिल रहा है। इसके अलावा SC/ST समाज में भी मैंने बताया था, फिर से कह रहा हूं कि केवल 1 से 2% ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, यानी SC/ST कोटे में भी लगभग 95% जातियों को आरक्षण का लाभ मिल ही नहीं रहा है सर। और रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू होगी तो पहली बार 1900 जातियों को आरक्षण मिलेगा, जिनको अब तक नहीं मिला है। अरे भाई, जो उसके लिए रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट है, जो रिकमेंडेशंस है, सरकार उसको लागू तो करे। सरकार तो अभी पूरी चीज को मानने को ही तैयार नहीं है। और ये बिंदु जो आपने उठाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि आरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है और जो उसका प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब ये होता है कि एक जमीनी स्तर पर आपकी वो योजना कितना फलीभूत हो रही है। अरे भाई, आपने आरक्षण की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट जो हमारे पहले के लोगों ने बना के दिया, तो उन्होंने इसलिए दिया ताकि जमीनी स्तर पर उसका लागू हो, ताकि जो वास्तव में उस आरक्षण का जो है पात्र है उनको वो लाभ मिले। लेकिन रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट में साफ साफ कहता है कि उनको लाभ मिल ही नहीं रहा। मतलब चंद लोग ही हैं जो बार बार उस आरक्षण का लाभ लेते जा रहे हैं, और उनके परिवार के लोग लेते जा रहे हैं, उनके बच्चे लेते जा रहे हैं, क्रीमी लेयर के जो लोग हैं वो लेते जा रहे हैं। तो इसमें विफलता किसकी? और सर क्रीमी लेयर पे तो सरकार ने भी कह दिया, क्रीमी लेयर जो है वो नहीं लागू होगी SC/ST में। अभी मोदी सरकार ने इस पे जवाब दिया है 2 दिन पहले। ये जो नियम कानून है, जो आरक्षण की शर्तें हैं, जो पात्रता है, वो अगर जमीनी स्तर पर यानी जो रियल में लोग हैं जिनको उसका आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, अगर उनको ना मिल करके दूसरे लोगों को मिल रहा है, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जवाबदेह कौन है? इसके लिए किस पर कार्रवाई होनी चाहिए? इस पर तो चर्चा होती ही नहीं है। इस पर आप फोकस कीजिए। ये ठीक वैसे एग्जाम्पल है, मैं दूसरा उदाहरण देके आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे देश में कागजों में अभी भी विधवा पेंशन जा रही है, जबकि जो महिला है, विधवा महिला है, वो तो मृत हो चुकी है। यानी इसका उल्टा भी है। यानी कई ऐसी विधवा पेंशन है जो सच में उनको मिलना चाहिए उस पेंशन का लाभ, और उनको अधिकारियों ने कागजों में मृत दिखा रखा है। ठीक है, अब इससे विधवा पेंशन की बात नहीं, ऐसी दूसरी जो सरकारी योजना है, तो इसलिए जिम्मेदार कौन है? अरे अधिकारी, विपक्ष भी तो समर्थन नहीं कर रहा है किसी चीज का। यूजीसी को लेकर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी शिकायतें सिर्फ बीजेपी या सरकार से नहीं है, कांग्रेस से भी है कि राहुल गांधी की तरफ से एक भी बयान नहीं आया है। मतलब सारी पार्टियों को लग रहा है कि आरक्षण के आधार पर ही वो केवल चुनाव जीत सकते हैं। नहीं, देखिए, आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने पहले ही आपको कहा, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। जब तक सरकारें और पार्टियां इस संवेदनशील मुद्दे को गहराई के साथ नहीं समझेंगी, तब तक इस पर सिर्फ सियासत होगी और कुछ नहीं हो गया। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इसमें विफलता कांग्रेस सरकार की भी है, क्योंकि कांग्रेस सरकार इस देश में लंबे समय तक रही है। अरे इसे देश का दुर्भाग्य नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? 80 साल हो गए आपके देश को आजाद हुए, और अभी भी आपके देश में बहुत से गरीब वर्ग के लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना या अच्छी पढ़ाई नसीब नहीं हो पाती, अच्छा करियर नसीब नहीं हो पाता है। तो इसके लिए जो पार्टियां शासन में लंबे समय तक रही, उनकी जिम्मेदारी है। वो लोग जिम्मेदार हैं जो कहते थे कि सरकार से 1 रुपया जाता है अगर विकास कार्यों के लिए, तो केवल 25 पैसा खर्च होता है, बाकी 75 पैसा कहाँ चला जाता है? अरे धीरे उसमें सुधार आ रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये सवाल बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है। ये सवाल ये है कि असली मुद्दे को समझना, उसके लिए बीजेपी को भी समझना चाहिए, कांग्रेस को भी समझना चाहिए, और जमीनी स्तर पर उसको लागू करना। जो इसके लूप होल्स हैं, जो अधिकारी कर्मचारी गलत तरीके से आरक्षण का लाभ ले लेते हैं, उनको ऊपर रोक लगाना, उन पर कार्रवाई करना। जो पात्र व्यक्ति है किसी भी समुदाय का हो, और जो योग्य व्यक्ति है जिसके पास पैसे की कमी की वजह से वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता है, वो अच्छी जगह
जॉब नहीं कर पाता, उनको ये अवसर मिलना चाहिए। ठीक है सर, तो अब देखना ये होगा कि यूजीसी को लेकर सरकार क्या फाइनल फैसला लेती है और क्या आरक्षण पर भी विचार किया जाता है। हालांकि इसकी संभावना ना के बराबर है, लेकिन सच्चाई यही है कि आरक्षण का लाभ जो लोगों को मिल रहा है वो बहुत सही है, लेकिन जिनको और ज्यादा जरूरत है वहां तक भी आरक्षण की बात पहुंचनी चाहिए। जिन जातियों को आज तक आरक्षण नहीं मिला है, हजारों जातियों को, उनको आरक्षण कब मिलेगा? कब रोहिणी आयोग की सिफारिशें रिपोर्ट में बदलकर लागू की जाएंगी और कब हमारे देश के असली जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ मिलेगा? नहीं तो फिर 2047 का जो हमारा सपना है विकसित भारत, वो क्या पूरा हो पाएगा? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप सब डिबेट में मेरे साथ जुड़े, संगीता जी, अरुणेश जी, रोशन जी, संजय जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राय आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल के लिए इतना ही।